तो और क्या हाल चाल मेरे दोस्तों। तो भाई आज है ना हम लोग दो ऐसे खतरनाक फोन का कंपैरिजन करने जा रहे हैं। 3, 2, 1, go! और ये रिसेंट टाइम में ही लॉन्च हुए। सबसे पहला तो भाई आपका वही मस्त प्यारा गेमिंग तगड़ा वो सब कुछ निकल कर आता है iQOO Neo 7 Pro, और उसके साथ जस्ट ये लॉन्च हो गया था OnePlus Nord 3। ये दोनों फोन का कंपैरिजन यहाँ पर आज एकदम डिटेल करेंगे, वो भी अपना टेकी पाठशाला स्टाइल में। और आप लोग है ना जैसे ही फोन लॉन्च होता है कुछ भी आता है एकदम से तो एकदम से आपके कमेंट आना चालू हो जाते हैं कि भाई इस फोन का कंपैरिजन कहाँ है। तो कुछ ऐसी अच्छी चीजें बनाने में हल्का सा टाइम लग जाता है भाई। तो यहाँ पर मेरे पास दोनों ही फोन अवेलेबल है, iQOO Neo 7 Pro और OnePlus Nord 3। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं प्राइसिंग को लेकर। तो 8GB 128 से दोनों के वेरिएंट स्टार्ट हो जाते हैं, और यहाँ पर 35,000 का iQOO Neo 7 Pro मिलेगा और Nord 3 मिलेगा आपको 34,000 का। पर कार्ड ऑफर लगाकर आपको Neo 7 Pro मिल जाएगा समवेयर 32,000 सबसे लोएस्ट प्राइस में, और वहीं जो Nord है 3 वो आपको मिलेगा समवेयर 33,000 रुपीज पे। तो यहाँ पर दोनों ही फोन के अंदर दो कलर ऑप्शन अवेलेबल है। और देखो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक चीज मुझे बता देना, आप लोगों को क्या लगता है iQOO Neo 7 Pro थोड़ा सा बेटर है या फिर Nord 3 थोड़ा सा बेटर है? वीडियो के रिजल्ट में तो आपको पता चल जाएगा, बट यहाँ से आपको क्या लगता है, आप लोग क्या सोच रहे थे? और एक चीज, मैं ना iQOO Neo 7 Pro का कंपैरिजन लाऊंगा OnePlus 11R के साथ में भी, तो वो वीडियो भी आपको रिक्वायरमेंट है नहीं है एक बार कमेंट करके मुझे जरूर बता देना, और अगर हो सके तो लाइक करना, टारगेट कंप्लीट करा देना, क्योंकि उससे क्या होगा मस्त में ये पता चल जाएगा हाँ कितने लोग इंटरेस्टेड है। तो यहाँ पर 8,000 लाइक्स का टारगेट रख रहा हूँ, तो कंप्लीट जरूर करवा देना। Neo 7 Pro पर जो ये ऑरेंज वाला कलर है ना, इस पे थोड़ा सा ना जो फिनिशिंग है ना वो थोड़ी सी अलग आती है, थोड़ी सी लेदर टाइप की फिनिश आपको मिलती है, जिसपे स्क्रैचेस वगैरह का कुछ इश्यूज नहीं है। हालांकि इसका दूसरा जो कलर है ना उसमें भी कोई इशू नहीं है, वो एजी ग्लास के साथ में मिलेगा। और वहीं जो Nord है ना यहाँ पर ये थोड़ा सा स्लिपरी टाइप में मिलता है, और ये मतलब है ना समझ रहे हो ना कैसा है। और वहीं इसका जो दूसरा कलर आएगा ब्लू टाइप में वो पूरा शाइनी देखने मिलता है। और दोनों को अगर साइड बाय साइड चेक करोगे तो इसमें भी आयर ब्लास्टर है, इसमें भी आयर ब्लास्टर है, और Nord के अंदर अपना जो अलर्ट स्लाइडर होता है ना वो भी अवेलेबल रखा हुआ है। बाकी यहाँ पर डिजाइनिंग थोड़ा सा अलग है। iQOO आपको थोड़ा सा यहाँ पर जो फ्रेम है ना ऐसा थोड़ा सा पतला मिलता है, और यहाँ पर ये थोड़ा सा कर्विश है, तो इन हैंड फीलिंग इसकी मस्त हो जाती है। और कैमरा बम भी ऐसा कुछ एक्स्ट्रा है नहीं, मिनिमल एकदम प्रॉपर तरीके का लुक निकाल के देता है। बट वहीं Nord जो है ना ये आपको बॉक्सर डिजाइन में मिलता है, और यहाँ पर इसकी भी फिटिंग अच्छी है, बट Neo 7 की थोड़ी सी बेटर लगती है हाथों में, और इसका लुक भी काफी इंटरेस्टिंग निकल कर आता है। और इसमें भी कोई हमें 3.5 जैक का गड्ढा नहीं मिलता, और ना ही iQOO में मिलता है, दोनों के अंदर अवेलेबल नहीं। तो यहाँ पर चॉइस है डिजाइन के हिसाब से, देखने के हिसाब से, वो आपके ऊपर है कि आप कौन सा सिलेक्ट करते हो। एट द एंड दोनों का डिजाइन मैं कहूंगा परफेक्ट निकल कर आता है। और अगर फ्रंट से देखते हो तो भाई बेजल्स में ऑलमोस्ट मतलब एकदम सही निकल कर आते हैं। सेंटर पंच होल कैमरा है, तो यहाँ पर डिस्प्ले की फ्रंट लुक को भी एकदम सही है, और ये दोनों है ना ऐसे फ्लैट डिस्प्ले में मिलते हैं, कर्व डिस्प्ले नहीं आते हैं। और बाकी इन हैंड फीलिंग में लाइक iQOO की भी ग्रिपिंग अच्छी है, और वेट भी अच्छा निकल कर आता है, तो कंफर्टेबल रहता है हाथों में। और वहीं OnePlus की अगर इन हैंड फीलिंग बोलूंगा तो वो भी एकदम कंफर्ट एकदम प्रॉपर तरीके से रहता है। तो अभी देखो सबसे ज्यादा क्वेश्चन देखो क्यों बना पड़ा मालूम है क्या इन दोनों फोन को लेकर? क्योंकि यहाँ पर जो प्रोसेसर डाले गए ना वो तगड़े निकल कर आ जाते हैं अपने प्राइस के हिसाब से। तो iQOO के अंदर मिलता है Snapdragon 8+ Gen 1 का फ्लैगशिप वाला एकदम प्रॉपर तरीके का प्रोसेसर, और यहाँ पर OnePlus पर Dimensity 9000 का प्रोसेसर मिलता है। अभी इन दोनों की पावर कैसी है, कौन आगे पीछे निकल कर आता है, वो तो भाई आपको आगे ऐसे डिटेल में बताऊंगा टेकी पाठशाला स्टाइल में। पर यहाँ पर ये दोनों ही प्रोसेसर ऐसे हैं कि आपके जो लो एंड टास्क हो गए, जो भी है नॉर्मल टास्क से लेकर हैवी टास्क, दोनों अच्छे से करवा सकते हैं, दोनों में कोई इश्यूज नहीं आएंगे। बट जब हैवी साइड बात आएगी ना तब थोड़े से सिनारियो थोड़े से अलग हो जाएंगे। बाकी यहाँ पर जो स्टोरेज है दोनों के अंदर सेम 3.1 की निकल कर आती है। अभी देखो थोड़ा सा हम लोग यहाँ पर टेस्टिंग करते हैं। दोनों फोन को मैंने 100% पर चार्ज कर दिया। अब यहाँ पर हम लोग दोनों फोन पर है ना सेम टास्क रन करेंगे, और ये चेक करने वाले हैं कि किसकी बैटरी बैकअप है और किसकी परफॉर्मेंस कितनी ज्यादा तगड़ी निकल कर आती है। वो एक आपको मस्त में आइडिया निकल कर आ जाएगा। तो यहाँ पर अभी हमारे पास है ना दोनों के अंदर मैंने सबसे पहले एंट्री बेंचमार्क चलाए थे, और दोनों ही सिनारियोस के अंदर यहाँ पर मॉन्स्टर मोड हो गया, नॉन मॉन्स्टर मोड हो गया, परफॉर्मेंस मोड हो गया, नॉन परफॉर्मेंस मोड हो गया, दोनों के अंदर सेम टाइम पे रन कराए, और दोनों के टाइम पर iQOO आगे निकल कर आता है। फिर हम लोग ने स्टोरेज स्पीड टेस्ट करके देखा, वहां पर भी iQOO आगे निकला। Geekbench 6 का भी टेस्ट करके देखा, वहां पर भी iQOO आगे आ गया। फिर CPU थ्रॉटल का टेस्ट निकाला, 3D मार्क का टेस्ट निकाला, जहां पर अच्छा 3D स्टेबिलिटी iQOO के अंदर मिल जाता है। फिर हम लोग ने ना 4K का YouTube पर प्लेबैक किया HDR कंटेंट दोनों के अंदर, वो भी 1 घंटे के लिए। फिर नेक्स्ट हम लोग ने 4K की वीडियो रिकॉर्डिंग करी 60 FPS पर मेन कैमरा से 1 घंटे के लिए। अभी यहाँ पर जब हम लोग ने मैंने स्टार्ट में आपको बताया था ना कि दोनों फोन के अंदर मैंने 100% चार्ज कर दिया था, उसके बाद में सारे टास्क रन हुए थे। तो ये सारा टास्क है ना मतलब ये पूरा ऑलमोस्ट 2 hours 50 मिनट के अराउंड चला, मतलब 3 घंटे के आसपास समझ के चल सकते हो। तो 3 घंटा सेम टास्क रन हुए हैं, सेम टाइम पे सेम
चीजें चली है और इवन मैं बोलूंगा एक के बाद एक के बाद एक के बाद मतलब सारी चीजें चली है। तो यहाँ पर ना हैवी परफॉर्मेंस हो जाता है, जहां पर फोन थोड़े से गर्म भी हो जाया करते हैं, इसलिए थोड़े से जो स्कोर आप लोगों ने देखे ना थोड़े डिफरेंस हो सकते हैं। अगर मैं सबके स्कोर ऐसे एक एक बार करके थोड़ा सा टाइम इंटरवल देता लाइक 15-20 मिनट का, उसके बाद निकालता, थोड़े से और बेटर स्कोर मिल जाते हैं। लेकिन हम लोगों ने कंटिन्यूअस टास्क रन करा था, दैट्स व्हाई यहाँ पे स्कोर में चेंजेस आए। बट बैटरी में कितना ज्यादा चेंज आया, क्योंकि देखो दोनों ही फोन में 5000 mAh की बैटरी आती है, और लेकिन iQOO के अंदर मिल जाता है हमको 120 वाट का चार्जर, और वही OnePlus में मिलता है 100 वाट का चार्जर। और जो OnePlus Nord 3 के अंदर जो चार्जर आता है ना, वो 80 वाट का सुपरवूक चार्जर आता है। अभी दोनों का चार्जिंग टाइम बता दूं तो Nord को टाइम लगता है 100% मेरी टेस्टिंग के हिसाब से, मतलब इंडोर जो मैंने टेस्ट करा है, कंपनी के नंबर्स नहीं बोल रहा हूं मैं, तो वो अराउंड 38 मिनट के अंदर पूरा 100% फोन चार्ज हो जाता है अराउंड, और मतलब 40 मिनट पकड़ के चल सकते हो। तो iQOO Neo 7 Pro को जो 120 वाट का चार्जर बॉक्स में आया था ना, तो उसको चार्ज करने में जो टाइम चला गया ना, वो मतलब 0 से 100% टाइम लेता है 30 मिनट का। तो यहाँ पर आपको बेटर चार्जिंग स्पीड मिलती है iQOO Neo 7 Pro पर। बट रही बात बैटरी बैकअप को लेकर, तो मैंने आपको टेस्टिंग करके दिखाई थी, तो उसके अंदर बैटरी ड्रॉप कितना हुआ, तो ये फोन देखो 100 से 52% पर आया, यानी कि इसने 48% का बैटरी ड्रॉप करके दिया हमको। बट Neo 7 Pro पर मेरे को जो बैटरी मिली ना 58% पर, यानी कि 42% बैटरी इसके अंदर ड्रॉप हुई है। तो यहाँ पर ज्यादा बैटरी बैकअप, अच्छा प्रोसेसर जो है, बेसिकली जो पावर एफिशिएंट हम लोग कह सकते हैं, और डिस्प्ले की जो रिक्वायरमेंट है, उस हिसाब से जो प्रॉपर तरीके का बैटरी बैकअप आपको iQOO Neo 7 Pro निकाल के दे रहा है मेरी टेस्टिंग के अंदर, जैसे आप लोगों ने देखा। बाकी इतना है कि अगर आप इन दोनों फोन को यूज करोगे ना, तो डेली समझ लो आराम से 1 दिन तक का बैटरी बैकअप ये आराम से निकाल के दे सकता है। बट जिस हिसाब से भी टेस्टिंग हुई है, तो मेरे हिसाब से Neo 7 Pro थोड़ा सा और ज्यादा आपको बैटरी बैकअप निकालेगा रियल लाइफ के अंदर, जिसका मैं ऐसा ऑलरेडी है ना 10 डेज का रिव्यू कर चुका हूं Neo 7 Pro का, और बाकी इसका 30 डेज का रिव्यू भी आएगा, तो वो आपको बाद में आगे पता चलेगा कि 30 डेज में इसने किस तरीके से बिहेव करा है। और हाँ, वैसे ना लोग कमेंट कर रहे थे कि भाई फोन आके तो इतना दिन हुआ, आपने 10 डेज का रिव्यू कैसे कर दिया। तो मेरी वीडियो लाइव होने से पहले मेरे पास डिवाइस आया हुआ था, मतलब लॉन्च से पहले मेरे पास फोन था, तो वो टाइम कैलकुलेट करके मैंने आपको बताया था, तो लोग टेंशन ना आ जाए, इसलिए मैं फिर से क्लियर कर देता हूँ। अगर देखो हैवी परफॉर्मेंस, अगर गेमिंग की बात करते हैं, क्योंकि देखो मोस्ट ऑफ टाइम पे लोग है ना गेमिंग अभी प्रिफर्ड करते हैं, मतलब खेलना उनको होता है, तो अभी यहाँ पर इन दोनों फोन के अंदर प्रोसेसर तगड़े, दोनों के अंदर आपको स्मूथ पर 60 FPS खेलने मिल जाता है, दोनों की गेमिंग अच्छी से हो जाएगी, इतना कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट एक बेटर साइड जो बेटर FPS है, कांस्टेंट रखने की कोशिश करता है प्रॉपर टाइम्स के हिसाब से, और थोड़े से ऐसे फ्रेम वगैरह भी जो थोड़े से मिलता है ना, फ्रेम इंटरपोलेशन मोड मिलता है, जहां पर 120 FPS की भी गेमिंग कर सकते हो BGMI पर। तो iQOO Neo 7 Pro वो सॉफ्टवेयर वाला पार्ट निकाल के देता है, क्योंकि इसके अंदर Snapdragon 8 Plus Gen 1 होने के बाद में एक और चिप आती है, जो है इंडिपेंडेंट गेमिंग चिप आती है, जो क्या काम करता है, जो गेमिंग वाला परफॉर्मेंस हो गया, लाइक जो डिस्प्ले वाला परफॉर्मेंस हो गया, वहां पर उसको बूस्ट अप करता है। तो अगर आप इसके अंदर 60 FPS की गेमिंग लेते हो, जैसे कि BGMI पर, तो आपको गेम इंटरपोलेशन मोड ऑन करने के बाद में उस चिप की हेल्प की वजह से ये फोन 120 FPS की गेमिंग करवा देगा, BGMI और अपना COD हो गया, इन दोनों मोबाइल्स पर। और भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर पर चीजें मिलती है, उसके अंदर मोशन कंट्रोल वाला पार्ट भी मिल जाता है। फॉर एग्जांपल आपको अगर रिलोड करना है ना, तो आपने मोशन कंट्रोल ऑन करके वहां पर एक बटन आपको मैप करना है, उसके बाद में जैसे समझ लो आपने इस तरीके का एक्शन पे रखा है, तो जैसे ऐसे करोगे आपकी गन रिलोड हो जाएगी। बाकी अदर आप मतलब चीजें लगा सकते हो, और डिस्प्ले इनहैंसमेंट वाला पार्ट मिल जाता है, तो वो सारी चीजें इसके अंदर आती है। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूं किसके अंदर ज्यादा बेटर अच्छी गेमिंग होगी, तो यहाँ पर Snapdragon 8 Plus Gen 1 के साथ में iQOO Neo 7 Pro थोड़े से बेटर FPS रखता है। Dimensity 9000 भी एक अच्छा प्रोसेसर है, ये भी गेमिंग अच्छी करवा देगा 60 FPS पर। बट आगे जाके मेरे हिसाब से कभी भी इसके अंदर 90 FPS आया ना, तो यहाँ पर इन दोनों में से जो बेटर काम करेगा वो iQOO Neo 7 Pro होगा, क्योंकि Snapdragon 8 Plus Gen 1 ज्यादा मतलब ऐसा गेमिंग के लिए प्रॉपर काम करता है। Dimensity 9000 पर 90 FPS की गेमिंग को लेकर, बाकी 60 FPS दोनों ही अच्छे हैं। पर एक अगर जानना चाहते हो इन दोनों में से कौन बेटर है, कौन ज्यादा अच्छे FPS रखता है, तो वहां पर ये भाई साहब थोड़ा सा आगे निकल कर आता है। बाकी अगर आप लोगों को इन दोनों फोन का ऐसे गेमिंग रिव्यू चेकआउट करना होगा, तो गेमिंग पाठशाला पर वो वीडियो मिल जाएगी, क्लिक करके चेकआउट कर सकते हो, लिंक जो भी होगा सब डिस्क्रिप्शन में रहेगा। बाकी रही बात कनेक्टिविटी को लेकर, तो भाई दोनों के अंदर है ना 8 5G बैंड्स आते हैं, और Wi-Fi 6 वगैरह लेटेस्ट मिल जाता है। और iQOO के अंदर IP52 की रेटिंग आती है, तो पानी के चीटे बेटे आराम से झेल लेगा। OnePlus में ऐसा कोई रेटिंग का कुछ भी नहीं बताया हुआ है। और भाई रही बात सिक्योरिटी को लेकर, तो दोनों में इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर आता है, और दोनों ही मैं कहूंगा अच्छी तरीके से काम करते हैं, ऐसा किसी में इश्यूज नहीं है, दोनों ही अच्छे काम करते हैं। और देखो अगर बात करें डिस्प्ले को लेकर, तो यहाँ पर आपको है ना iQOO के अंदर थोड़ा सा बड़ा डिस्प्ले मिलता है, 6.78 इंचेस का AMOLED डिस्प्ले आता है, 120 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट है। और वहीं आपको OnePlus के अंदर 6.74 इंच
इंचेस का एमोलेड है जो 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ में है। और जो iQOO है ना भाई वो 10 बिट के डिस्प्ले के साथ में आता है और OnePlus के अंदर 1.5K का डिस्प्ले है। और जो iQOO पर आपको 1300 की पीक ब्राइटनेस मिलती है, बट OnePlus पर आपको 1450 की नीट्स मिलती है। बाकी दोनों ही डिस्प्ले आपको HDR 10K कंटेंट दिखा सकते हैं। नेटफ्लिक्स पर आप कंटेंट रन करोगे दोनों ही आपको प्लेबल मिल जाते हैं। और अगर प्रोटेक्शन की बात रही तो iQOO पर स्कॉच सेंसेशन अप आता है और वहीं OnePlus पर आपको ड्रैगन टेल का ग्लास मिल जाता है। और जो iQOO के अंदर ना 1200 हर्ट्ज का इंस्टेंट टच रिस्पॉन्स है और वहीं OnePlus पर आपको 1000 हर्ट्ज का टच सैंपलिंग रेट मिलता है। मतलब बेटर रिस्पॉन्स है गेमिंग के टाइम पे, वो थोड़ा सा iQOO बेटर काम करता है। अभी रियल लाइफ में अगर बात करें डिस्प्ले किसका ज्यादा अच्छा है, मतलब कलर्स वगैरह, तो अगर आप साइड बाय साइड कंपैरिजन करते हो ना तो भाई मैं तो सिंपल बोलूंगा मुझे दोनों के डिस्प्ले पसंद आ रहे हैं। यहाँ पर iQOO का भी मस्त कंटेंट देखने में भी काम कर रहा है और OnePlus भी कंटेंट देखने में मस्त काम कर रहा है। तो डिस्प्ले की क्वालिटी को लेकर, कलर्स को लेकर दोनों ही ऑलमोस्ट मुझे सिमिलर है। अगर आप सिंगल देखते हो तो आप कमी नहीं निकाल पाओगे, अगर आप साइड बाय साइड देखते हो तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे रहता है। थोड़ा आपको OnePlus भी पसंद आ सकता है, थोड़ा आपको iQOO भी पसंद आ सकता है। तो एट द एंड मेरा यहाँ पर रिव्यू यही है कि दोनों के ही डिस्प्ले अच्छे हैं कंटेंट देखने के लिए। बस iQOO थोड़ा सा बड़ा मिलता है डिस्प्ले, अगर इनकेस किसी को बड़ी डिस्प्ले पसंद, ज्यादा भी नहीं, जैसे अगर आप साइड बाय साइड कंपेयर करोगे तो एक आइडिया लग जाएगा कि हाँ कितना ज्यादा डिफरेंस यहाँ पर निकल कर आता है। और अगर स्पीकर साउंड को लेकर बात करें तो यहाँ पर दोनों ही ऐसे लाइक कह सकते हो 19-20 वाला बात आता है। OnePlus थोड़ा सा हल्का सा मुझे लाउडर लगा और दोनों के अंदर वैसे ना डुअल स्पीकर आ जाते हैं तो यहाँ पर मतलब सुनने में कोई तकलीफ नहीं है, बट OnePlus हल्का सा बेटर साउंड करता है। सॉफ्टवेयर में बात रही तो यहाँ पर दोनों में ही Android 13 मिल जाता है लेटेस्ट, और iQOO में आपको FunTouch OS 13 मिलता है और वही OnePlus के अंदर Oxygen OS 13.1 मिलता है। सॉफ्टवेयर अपडेट की बात करोगे तो यहाँ पर OnePlus थोड़ा सा विन करता है क्योंकि यहाँ पर आपको 3 इयर्स की सॉफ्टवेयर अपडेट मिलेगी और 4 इयर्स का सिक्योरिटी पैच है। वहीं पर iQOO 2 इयर्स का एंड्रॉइड और 3 इयर्स का सिक्योरिटी पैच देता है। बाकी अगर बात करें हैप्टिक्स को लेकर तो दोनों की हैप्टिक्स मस्त तगड़ी काम करती है। और सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस को लेकर बात करूं तो iQOO का जो FunTouch OS है ना भाई वो भी एकदम स्मूथ और अच्छे से काम करता है और 120 हर्ट्ज ऑलमोस्ट हर एक सिनारियो में सही स्मूथ तरीके से चलता है। तो यहाँ पर इसके सॉफ्टवेयर को लेकर मुझे तो अभी फिलहाल ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, अच्छे से काम करता है। एड्स वगैरह भी कोई फोकट की आती नहीं है, कुछ हाँ चीजें हैं जहां पर आप टर्न ऑफ कर सकते हो। और वहीं पर आपको OnePlus का जो एक्सपीरियंस है वो काइंड ऑफ अभी OnePlus ना रह के आपको पता ही होगा जैसे कि OnePlus का लाइक Realme या फिर अगर हम लोग कह ले Oppo वाला एक्सपीरियंस निकाल के दे देता है। तो यहाँ पर भी जो एक्सपीरियंस ऐसा बुरा नहीं है OnePlus का जिस हिसाब से, और लेकिन वो Oxygen OS जो हम लोग यूज करते थे ना वो नहीं है, ये थोड़ा सा Realme UI वाला टच निकाल के देता है। हालांकि एड्स वगैरह इस OnePlus के अंदर मैंने तो अभी तक फिलहाल कोई ऐसे मेजर नोटिस नहीं करे हैं। बाकी कैमरास को लेकर बात करोगे तो दोनों पर आपको ना सेम 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा मिलता है, OIS वगैरह भी आ जाता है। और यहाँ पर लेकिन जो सेंसर है ना iQOO के अंदर GN5 सेंसर आता है और वही OnePlus के अंदर सोनी का IMX890 आता है। और 8 MP का अल्ट्रा वाइड दोनों में है, 2 MP मैक्रो है और जो सेल्फी है दोनों के अंदर सेम 16 मेगापिक्सल के साथ में। तो अगर मैं कैमरा वर्डिक को लेकर बात कर रहा हूं तो डे लाइट के अंदर रही बात और लो लाइट की अगर बात करें, यहाँ पर कुछ सैंपल हम लोगों ने कंपैरिजन के हिसाब से खींचे थे और iQOO के थोड़े से बेटर रिजल्ट लगे मुझे OnePlus के मुकाबले। ऐसा नहीं कि हर टाइम ऐसे iQOO का ही बेस्ट आ रहा था, बट एक बात है कि यहाँ पर मोस्ट ऑफ टाइम जो कंसिस्टेंट नंबर लेके जाता है फोटोज के हिसाब से iQOO मुझे थोड़ा सा बेटर लगा और पोर्ट्रेट्स वगैरह में भी यहाँ पर थोड़े से बेटर रिजल्ट निकाल रहा था। OnePlus भी यहाँ पर ऐसा मैं कहूंगा उसके भी पोर्ट्रेट्स यहाँ पर थोड़े से स्लाइटली अच्छे आ जाते हैं, मतलब लेकिन अगर साइड बाय साइड कैमरा को अगर भिड़ाओगे ना तब जाके थोड़ा सा अगर मैं बोलूंगा थोड़ा सा बेटर जो काम करता है iQOO Neo 7 Pro। 8 MP का अल्ट्रा वाइड लाइक दोनों के अंदर मैं कहूंगा सेम है। iQOO के अंदर जो 8 MP का अल्ट्रा वाइड है ना थोड़े से कलर बूस्टेड रखता है जितना मैंने नोटिस किया है। और यहाँ पर वही सेम बात है, डे लाइट के अंदर आपको प्रॉपर रिजल्ट मतलब ठीक ठाक वाली डिटेल मिल जाएगी, बट लो लाइट में मैं कहूंगा दोनों के अंदर डिटेलिंग वगैरह ठीक ठीक आ जाती है। और यहाँ पर मेन कैमरा सेल्फी पर भी यहाँ पर जो फोटोज है डे लाइट में भी मैं कहूंगा यहाँ पर सिमिलर वाला पार्ट है, बट थोड़ा सा सेम मैं कहूंगा फिर से iQOO हल्का सा बेटर रिजल्ट अच्छे से लगा मुझे। और पोर्ट्रेट्स वगैरह में भी यहाँ पर स्लाइटली मैं कहूंगा दोनों ही विन विन करके आते हैं। और मतलब एट द एंड मैं कहूंगा कि कैमरा वाले सिनारियो में हल्का सा बेटर मुझे iQOO Neo 7 Pro लगा है, मतलब जिस हिसाब से मैंने फोटोज खींची थी कंपैरिजन के हिसाब से। बाकी आप लोग ऐसे वीडियो सैंपल भी देख सकते हो, 4K 60 FPS पर हम लोग ने सैंपल निकाले थे, 4K 30 FPS पर भी सैंपल निकाल के देखा और वहां पर आप लोग देख सकते हो स्टेबलाइजेशन वगैरह किस तरीके से काम करता है, कलर्स वगैरह कौन कितना बेटर निकाल
निकाल रहा है। फ्रंट सेल्फी कैमरा पे भी आप रिजल्ट देख सकते हो कौन कितना बैटरी निकाल के दे रहा है। तो यहाँ पर आप लोग मुझे कमेंट बताना कि आपको वीडियो में या फिर फोटोज में iQOO बेटर लगा है या फिर आपको OnePlus बेटर लगा। मेरा जो रिजल्ट था वो मैंने आपको बता दिया है। तो अगर आप बात सिंपल है कि अगर आप लोगों को नॉर्मल कैजुअल टास्क चलाने तो भाई दोनों ही फोन अच्छे तगड़े, कोई टेंशन नहीं है। बट आपको बेटर परफॉर्मेंस चाहिए प्रोसेसर के हिसाब से तो भाई वो iQOO Neo 7 Pro निकाल के देता है। गेमिंग में भी आपको कुछ एडवांस फीचर मिल जाते हैं, कैमरा में भी स्लाइटली हल्का बेटर काम कर रहा था, चार्जिंग स्पीड भी अच्छे से निकाल के दे रहा है, इवन बैटरी बैकअप भी आपको OnePlus से थोड़ा सा बेटर निकाल के दे रहा है। और अगर आप सब कुछ कार्ड ऑफर लगा लेते हो तो आपको ये फोन लोएस्ट प्राइस में 32,000 तक मिल सकता है। और वहीं OnePlus आपको लोएस्ट प्राइस 1000 ही ऑफ मिलेगा मैक्सिमम, जो आपको मिलेगा 33,000 पर। तो यहाँ पर हल्का सा प्राइसिंग में भी थोड़ा सा जो ऊपर नीचे है, मतलब एक्चुअली दोनों ही फोन की प्राइसिंग आसपास में ही है। तो यहाँ पर जैसे मेरे रिजल्ट है वो मैंने आपको समझा दिए कि कौन कहां पर बेटर है, तो वो आप लोग समझ गए रहेंगे। अभी आप लोग अपना डिसीजन आराम से बना सकते हो कि iQOO Neo 7 Pro देखना है या फिर OnePlus Nord 3 देखना है। तो मैंने आपको दोनों ही चीजें आराम से समझा दी है। बाकी अगर आप लोगों को अपना कंपैरिजन स्टाइल पसंद आया है तो भाई लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, और वीडियो का जो लाइक का टारगेट है भाई वो कंप्लीट करा देना, क्योंकि इस तरीके का कंपैरिजन बनाने में टाइम, एफर्ट, पैसा सब कुछ जाता है, फोन अरेंज करने पड़ते हैं, दैट्स व्हाई। तो वीडियो लाइक जरूर कर देना, टारगेट कंप्लीट कर देना, क्योंकि मैं नेक्स्ट मेरा प्लान है इस फोन को OnePlus 11R के साथ भिड़ाने का। तो उसके लिए भी आप लोग मुझे कमेंट कर सके, बता सकते हो कि हाँ भाई वो वीडियो भी जल्दी से लेकर आओ। तो बाकी मैं मिलूंगा और इंटरेस्टिंग वीडियोस में। तो अभी के लिए टेक केयर, टाटा, बाय बाय, जय हिंद।